तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, तो उसमें रेजोनेंस रहता है। और ये आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव। फिर ये जो ऑक्सीजन है जिस पर कि लोन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप करने में यूटिलाइज हो जाते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर क्रिएट हुआ था, वो इस लोन पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं उनमें जो ये कार्बन एटम लगता है इलेक्ट्रोफिलिक, वो उतना इलेक्ट्रोफिलिक होता नहीं है, यानी कि उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये जो ऑक्सीजन जिस पर कि इस समय 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर्स हैं, इनमें से एक लोन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड डेवलप करने में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन भी आता है, वाई इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो आप इसका आंसर बताएंगे, द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था इस पाई बॉन्ड के यहाँ शिफ्टिंग की वजह से, उसे ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ऑक्सीजन एटम पर, वो कंपनसेट कर देंगे, पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है या जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आया था इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, वो कम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। सो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसीलिए 3 सिग्मा बॉन्ड अगर होते हैं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन lie in one plane and are separated by about 120 डिग्री। तो ये इनमें जो बॉन्ड एंगल है कितने के सभी है, ये सब बॉन्ड 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। ये वाला भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, राइट, इस तरह से। और जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है दिस वन, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये जो ऑक्सीजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये इस कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होते हैं। और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, राइट। इसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन में जो नॉमेनक्लेचर है इसको हम सीख लेते हैं। देखिए दिस इज 12.6, इनके कुछ नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसके बारे में अगर हम देखेंगे, इट इज कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, इट इज कार्बन नंबर 3, और ये फिनाइल रिंग है। देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज द फिनाइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। तो इसका अगर आप आईपीसी नेम लिखेंगे 12.6 का फर्स्ट पार्ट का, तो वो आप क्या लिख पाएंगे, दिस इज 3 डैश फिनाइल, 3 डैश फिनाइल, 3 डैश फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 डैश फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नाउ वी गो फॉर द सेकंड कंपाउंड, सेकंड वन। इसको मैं आप इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। देखिए दिस इज सी एंड CH3 होल ट्वाइस। तो एक CH3 आ गया, दूसरा CH3 आ गया, तो इस कार्बन पर CH3 होल ट्वाइस इस तरह से लगे हुए हैं, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, C बॉन्ड H बॉन्ड COOH, ये चीज आ गई। देखिए अब आपको नंबरिंग करनी है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उससे नंबर 1 आप देंगे। ये देखिए जब आपने ऐसा किया
तो ये CH3 एज ए साइड चेन आ गया दिस वन. So this is methyl group. This is double bond at number 2, and at number 1 there is carboxylic acid, and there are total 4 carbon atoms. So you are going to write like this. This is 3-methyl 3-methyl but 2-ene oic acid. इसका मतलब नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है, 4 कार्बन एटम की चेन है, नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, नंबर 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो उसकी पोजीशन तो नहीं लिखते हम. COH comes at number 1. So 3-methyl but 2-ene oic acid. Now we go for compound number 3rd. इसको ऐसे नंबर आप कर रहे हो 1 और ये 2. इसका नाम हो जाएगा 2-methyl. It is 12.6 third part. 2-methyl cyclopentane. 5 कार्बन एटम है, रिंग में एनक्लोज्ड. 3-methyl cyclopentane कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. जब COH के कार्बन को नंबर नहीं देते हो आप, जैसे यहाँ नहीं दिया है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा. राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12.6 फोर्थ पार्ट. इसमें नंबर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से COH ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन पर. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. अगर ऐसे करते नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तब भी बात वही रहता. जो NO2 की पोजीशन है वो सेकंड आती, फोर्थ और सिक्स्थ आती. तो दोनों बातें एक ही तरह में, कहीं से भी नंबरिंग हम कर लेंगे. तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 डैश ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या फिर आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते थे. सो दिस इज 2 पर NO2 ग्रुप है, 4 पर Na2 ग्रुप है और 6 पर NO2 ग्रुप है. सो दिस इज 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड. एग्जाम्पल 12.5 का सोल्यूशन है. इसमें हमें ब्यूटेन 1 ऑल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में. तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर जो आपके सामने स्क्रीन पर है जॉन्स रिएजेंट, इसको भी आप यूज कर सकते हो, जो कि एसिडिफाइड क्रोमिक एनहाइड्राइड है. तो ये CH2OH विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. जब भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं. सेकंड, आपको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड. बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना. तो पहले आप क्या करने वाले हो, आप OH की जगह Cl या Br ले आइए. यहाँ पे उन्होंने HBr से ट्रीट किया है, तो यहाँ पर H और ये OH वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, Br यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. अब आप इसका ट्रीटमेंट KCN से कराइए, जिससे KBr एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर चला जाएगा, और यहाँ पर K और ये Br चला जाएगा, माइनस KBr, और Cn जो है Br को रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा. ये बात आपने सीख ली है कि अगर आप साइनाइड्स का या अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH में. तो ये बात आपने सीखी हुई है. तो अगर आपको Cn की जगह COOH लेकर के आना हो तो आप इन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, जिससे ये Cn ग्रुप जो है वो COOH में फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाए. नाउ द थर्ड पार्ट, इसमें हमें 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन 1, 2, 3 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है
3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो आप इसका पहले ट्रीटमेंट मैग्नीशियम से करा दीजिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जिससे ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलेगा। ये MgBr के साथ आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हो, COOH ग्रुप लाना हो, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों स्टेप एक में भी शो कर सकते थे, या इन्होंने इंटरमीडिएट बनाते हुए दिखाया है, तो वैसे भी आप लिख सकते हो। तो जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा, तो आप उसका ट्रीटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे, राइट। ये बात आपको अगर कम समझ में आई हो तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन CO2 से करके दिखाई है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, इसमें हमें 4 मिथाइल एसिटोफिनोल, ये एसिटोफिनोल है COCH3, बेंजीन पे जब लग जाएगा, और इसके नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, दिस इज 4 मिथाइल एसिटोफिनोल। अब आप इसका ट्रीटमेंट जब एल्केलाइन KMnO4 से करेंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये जो COCH3 ग्रुप है, इट विल ऑक्सीडाइज टू फाइनली COOK। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऐसी ये CH3 ग्रुप भी क्या होगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, COOK में। और जब आप इसकी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये K की जगह H आ जाएगा। तो ये आपको बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, जिसका कॉमन नेम क्या है, टेरेपिथैलिक एसिड। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं भी आपको अगर COCH3 को ऑक्सीडाइज करना हो COOH में, या CH3 को ऑक्सीडाइज करना हो COOH में, तो आप पहले ट्रीटमेंट कराइए एल्केलाइन KMnO4 से, जिससे पोटेशियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसलिए इसको बोला डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट, डाई पोटेशियम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइल्यूट एसिड H2SO4 या डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो ये K की जगह H एटम्स यहाँ पर लग जाएंगे और आपको डिजायर कंपाउंड मिल जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या है, टेरेपिथैलिक एसिड। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड में, जिसको कॉमनली हम एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। एक टेबल मैंने आपको कहा था कल करने के लिए, उस टेबल में आपको हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड दिया हुआ है, जिसको कॉमनली हम एडिपिक एसिड बोलते हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो साइक्लोहेक्सीन है, इसमें ये बॉन्ड क्लीव करना होगा, देखिए। और जब ये बॉन्ड क्लीव करना होगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यानी कि एसिडिफाइड KMnO4 यूज किया है हमने, और उसको हीट करेंगे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है, दे विल अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज टू COOH। ये रिएक्शन आपको प्रिपरेटरी मेथड में डिस्कस नहीं की गई है, तो बच्चों को लगता है कि ये रिएक्शन कहाँ से आ गई, लेकिन फिर भी अब आप इसे लर्न कर लेंगे। अगर आपको किसी भी एल्कीन, जो भी साइक्लो एल्कीन हो, जैसे साइक्लोहेक्सीन है, इसमें इस कार्बन एटम को ऑक्सीडाइज करना है COOH में, तो आप इसे एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हीट करेंगे, जिससे ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये लास्ट में जो कार्बन है, ये जो कार्बन चेन के एंड में जो कार्बन आएंगे, ये फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप हेक्सेन को हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, जिसको कॉमनली आप एडिपिक एसिड बोलते हो, उसमें आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्यूटेनल, यानी कि एल्डिहाइड है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूटेनोइक एसिड में। तो या तो आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, यहाँ तक कि अगर कोई आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करेंगे, तब भी CHO का ऑक्सीडेशन COH में हो जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पर्पस है
टॉलेंस रिएजेंट्स, ये हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और मैंने आपको बता रखा है इसमें आपको एज अ मेन प्रोडक्ट सिल्वर मिरर मिलता है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, सभी एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। अगर आपको किसी टेस्ट ट्यूब में कोई एल्डिहाइड दिया है और आपसे कंफर्म करने को बोलते हैं कि कंफर्म करके बताइए कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, तो आप क्या करें, टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑर्गेनिक लिक्विड दिया हुआ है उसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दीजिए। और टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद जब आप उसे हीट करोगे तो आपको सिल्वर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाता है। इसको हम सिल्वर मिरर बोल दिया करते हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में काफी आसान है, इसको हम कर सकते हैं। देखिए अब आपको जो इन्होंने सिखाया है, चाहते हैं कि आप भी उनको कुछ बताएं कि कैसे ये कन्वर्जन किए जाएंगे। हाउ वुड शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। तो देखिए कर लेते हैं इनको हम। पहला कंपाउंड हमारे पास है इथाइल बेंजोएट, इट इज 12.7 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट हम डील कर रहे हैं इस समय, इथाइल बेंजोएट से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इथाइल बेंजोएट, सो दिस इज बेंजीन रिंग, और जब आपने इसमें COOH लगा दिया तो ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया। और जब इस H को रिप्लेस करके आपने इथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये आपके सामने इथाइल बेंजोएट हो गया। इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। इसे आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसे बोल सकते हो। तो आपको मालूम है बहुत सिंपल मेथड है, आपको सिंपली हाइड्रोलिसिस करनी है। जब हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो इस तरह से बॉन्ड क्लीव होगा। देखिए ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ये तो वाटर का जो H है वो तो यहाँ चला गया, और जो OH है वो CO के साथ जाएगा, तो ये आ गया COOH। और एज ए बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, एल्कोहल। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर्स की, अल्कलाइन कर दीजिए या एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो आपको सोडियम, सॉरी अगर अल्कलाइन करते तो सोडियम सॉल्ट मिलता। अभी आपने इसको एसिडिफाइड किया है तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। आपको मालूम है एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन के फिर से एस्टर फॉर्म कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एसिटोफिनोल से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजीन पर जब आप CuCH3 अटैच कर देते हो then it is called acetophenol. This is your acetophenol। और इसका IUPAC नेम क्या बोलते हो, 1 2, तो फिनाइल इथेनॉल भी बोल देते हैं इसको, फिनाइल इथेनॉल। ये दो कार्बन एटम है, नंबर 1 पे कीटोनिक ग्रुप है और नंबर 1 पे फिनाइल है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनाइल इथेनॉल, या कॉमनली आप इसे एसिटोफिनोन बोल देते हैं। तो एसिटोफिनोन को आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है विच इज कॉल्ड एल्केनाइन KMnO4। कल जब पढ़ाया था तो भी मैंने आपको कहा था इस रिएक्शन का एप्लीकेशन आपसे काफी कराया गया है इस चैप्टर में, तो इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि आप जब एल्केनाइन KMnO4 से रिएक्शन करोगे तो जो लास्ट कार्बन है, जो लास्ट कार्बन है केवल वही COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। COOK में पहले आता है और फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे जो पोटेशियम सॉल्ट है वो भी अल्टीमेटली H में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेप हमने एक साथ दिखा दिए, जिसमें पहले हम एसिटोफिनोन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं एल्केलाइन KMnO4 से, और जिससे बनता है COOK पहले, और उसका जब हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। तो यहाँ पर दोनों स्टेप एक साथ दिखा दिए। थर्ड है हमारे पास ब्रोमो बेंजीन से बनाना है हमें, ब्रोमो बेंजीन से देखिए बनाना है हमें, ये थर्ड पार्ट है। ब्रोमो बेंजीन ये रहा हमारे पास, दिस इज ब्रोमो बेंजीन। इससे आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है,
तो देखिए बना लेते हैं बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। तो आप पहले क्या करने वाले हो, पहले आप इसे चेंज करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है ना। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन जब आप कराओगे तो ये आपको मिल जाएगा। दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। अब आप जब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो एक इंटरमीडिएट पहले बना के मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर मैं फाइनली कार्बोनिक एसिड भी दिखा दूंगा। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको मालूम है ये पॉजिटिव पोर्शन रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये कार्बन नेगेटिव रहेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर, इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं इस कार्बन को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन लिखा है हमने C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव और इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव। अब आप देखिए जो नेगेटिव एंड है ये वाला, जो फिनाइल कार्बोनाइल है वो अटैच हो जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इस तरह से। और इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा इसका MgBr, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। अब आप इसका क्या करने वाले हो, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। इस तरह से बॉन्ड देखिए ब्रेक होगा, वाटर का H इधर जाएगा और OH जो आएगा COO ग्रुप के संग जाएगा, CO वाले ग्रुप के संग जाएगा। इस तरह से आपको ये बेंजीन रिंग ही है, पहचान लीजिएगा, C डबल बॉन्ड O OH, और एज ए बाई प्रोडक्ट जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। आप चाहते तो ये दोनों स्टेप एक साथ भी दिखा देते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ऐसा शो कर दो, नहीं यहां से तो करना ही पड़ेगा, आप यहां से कर सकते थे, ये दो स्टेप जो है आप दिखा सकते थे ऐसे वाले, आप यहां पर ही दिखा देते CO2 और यहां पर ही आप दिखा देते हाइड्रोलिसिस। तो आप ये दो स्टेप जो है एक में भी दिखा सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया किस तरह से CO2 रिएक्ट करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन से, यानी कि स्टायरीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। दिस इज फिनाइल और ये इथीन आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, इससे हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। तो देखिए कई तरीके हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। देखिए डबल बॉन्ड की क्लीवेज वाला एक मेथड आया था यहाँ पर, ये केमिनोफोर प्लस हीट वाला, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो केमिनोफोर और H2SO4 और हीट करेंगे, जिससे ये डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों एंड पर COOH आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना, ये कार्बन आइटम दूसरे से अटैच है, तो ये CO2 बन के H2 बन के एस्केप कर जाएगा। ये मेथड भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम पहले इसका हाइड्रोजनेशन करा दें, वो भी एक तरीका हो सकता है कि हम इसका हाइड्रोजनेशन करा दें पहले किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे निकल की प्रेजेंस में करा दिया, तो ये आपका इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो गया और फिर आप इसका ट्रीटमेंट वही एल्केलाइन KMnO4 से करा दो, जिसका बारे में मैंने कहा था आपसे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इस रिएक्शन का कराया गया इस चैप्टर में।
और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जो लास्ट कार्बन है वो अल्टीमेटली COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बन का नंबर 9 तक रहता है, वो सब लगभग कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और उनकी ऑर्डर बहुत अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट होती है, आपको स्मेल करने को अच्छा नहीं लगेगा। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं और प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ही रहते हैं, क्योंकि उनकी जो वोलेटिलिटी है बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं, उनकी वेपर्स नहीं बनती है जनरली, तो इसलिए उनकी कोई स्मेल नहीं रहती, ऑर्डरलेस। कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल से ज्यादा होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं उन सब में आपने देखा अल्कोहल्स का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता था, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा एक्सटेंसिव एसोसिएशन में रहती है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन्स से तो ज्यादा होते ही हैं, साथ ही साथ कम अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एसोसिएशन है वो ज्यादा रहती है देन द अल्कोहल्स। The hydrogen bonds are not broken completely even in vapor phase also, और इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने सोल्यूशन चैप्टर में इस बार क्वांटा फैक्टर वाला टॉपिक हट गया है, वरना ये चीज आप वहां भी पढ़ते। हम जनरली जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो डबल आते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजोइक एसिड है हमारे पास C6H5COOH, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास कितना है 122 है, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे एक्सपेरिमेंटली तो कितना है 244, जस्ट डबल। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बेंजोइक एसिड है ये बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो ये डाइमर की फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल जो है आपस में मर्ज कर जाते हैं, और इसलिए जो मोलर मास है कितने का आता है? दो मॉलिक्यूल्स का आता है। तो हमसे क्वेश्चन आता है व्हाई द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कम्स डबल देन देयर एक्चुअल वैल्यू। तो आप बताएंगे बिकॉज दे फॉर्म डाइमर इन सोल्यूशन। दो मॉलिक्यूल जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, देखिए एक COOH का ये OH दूसरे कार्बोनिल ग्रुप से, और दूसरे COH का OH दूसरे कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इस वजह से ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी ज्यादा होती है। आप देखेंगे एसिटिक एसिड है या जो फॉर्मिक एसिड है कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो लगभग इनसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो काफी बढ़ जाता है। ये बेंजोइक एसिड को ही आप देख लीजिए, इसमें तो केवल 7 ही कार्बन एटम्स है, लेकिन फिर भी ये कैसा है? इनसॉल्युबल है वाटर में, खास करके कोल्ड वाटर में। जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सॉल्युबल हो जाते हैं जो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब में। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें पहला हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो पहली जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिसमें ये C बॉन्ड ये बना, सॉरी O बॉन्ड H जो है वो क्लीव हो रहा हो। तो अगर O बॉन्ड H क्लीव होगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेगा, यानी कि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की पोजीशन में होगा, और जब H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तभी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो जो पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उन सब में क्लीवेज कौन सी होगी? O बॉन्ड H वाली क्लीवेज होगी। इसमें पहला हम पढ़ेंगे एसिडिटी के बारे में।
तो अगर किसी भी सब्सटेंस को आपको सपोर्ट करना हो कि वो एसिडिक नेचर का है, तो उसकी रिएक्शन किसी भी एल्कली मेटल से करा दो या किसी भी एल्कलाइन सब्सटेंस से आप करा दो, जिससे क्या होगा, ये RCOO Na बन जाएगा और डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यही काम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर रहा है तो भी बात सपोर्ट होगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, ये एसिडिक सोल्यूशन है। जब ये आपस में रिएक्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, तो ये सब्सटेंस अगर रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपका एसिडिक करेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं RCOOH प्लस NaSCO3, ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। जितने भी कार्बोहाइड्रेट कह रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स है, दे गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या करना है, हमें जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड प्रेजेंट है हमारे पास, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो रिलीज है, एफर्वेसेंट जो मिलेगी CO2 की, वो कंफर्म करेगी कि कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर वाटर के साथ कंपेयर करें, देखिए तो ये वाटर के साथ इस तरह से रेजोनेंस में चला जाता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स में शो कर देता हूँ आपको, यहाँ भी 1 2 3 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये H पॉजिटिव चला गया इस वाटर के पास, H3 पॉजिटिव बन गया और ये इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा 5 6। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज होता रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डीलोकलाइज हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 है, एक ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों पर डीलोकलाइज हो रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज हो जाएगा तो उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा अच्छे एसिड है देन द फिनॉल, जबकि फिनॉल में भी रेजोनेंस करता है, लेकिन दिक्कत क्या है, फिनॉल में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज करता है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक आयन है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलेट आयन है वो फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, आउट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फिनॉल विच इज मोर एसिडिक, तो आप बताएंगे एसिटिक एसिड। क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पास, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, तो बताएंगे आप the phenoxide ion formed after the release of H positive। क्या मतलब है, देखिए जब ये फिनॉल H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन में भी आपने फिनॉल में पढ़ा हुआ है रेजोनेंस अकर करता है ना, लेकिन और ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव आयन यूज करेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब कार्बोक्सिलेट और फिनॉक्साइड आयन में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव को लूज करने की ज्यादा होगी, यानी कि जो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस पर जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर होता है। जो फिनॉक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल है, क्योंकि अगर इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलते हैं, इस तरह से आपको मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर कार्बन है,
तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, वो कैसा रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर है। जबकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर है। तो अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर डीलोकलाइज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर देन द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरेटिवली जो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होते हैं, फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा एसिडिक, मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो उसका रीजन भी यही है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज होता है। इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है और उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है।